नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो भारत के आधे से ज्यादा भविष्य को तय करता है। ये सफर है महिला सशक्तिकरण का। आइए इसके हर पहलू को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि जब हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो इसका असल में मतलब क्या है। आंकड़ों और नीतियों में जाने से पहले चलिए इस एक शब्द के मायने समझते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक ऐसा बदलाव जो निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ ले जाए। यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं के पास अपने फैसले खुद लेने और अपने भविष्य को आकार देने की पूरी आज़ादी और साधन हो। और ये सोच कोई नई नहीं है। भारत के नेतृत्व ने तो शुरुआत से ही ये मान लिया था कि देश की तरक्की असल में उसकी महिलाओं की तरक्की से ही जुड़ी हुई है। लेकिन इतनी बड़ी सोच के बावजूद ये मिशन आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? खैर, इसके लिए हमें आंकड़ों को देखना होगा जो एक बहुत बड़ी खाई की तरफ इशारा करते हैं। देखिए ये नंबर 131। ये क्या है? ये है भारत की रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। 148 देशों में से 131वां स्थान। मतलब मंजिल अभी भी काफी दूर है। और ये गैप सिर्फ रैंकिंग में ही नहीं है। अगर हम शिक्षा जैसे सबसे बुनियादी क्षेत्र को देखें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में लगभग 17% का फासला था। और यही कहानी अर्थव्यवस्था में भी दोहराई जाती है, बल्कि यहाँ तो अंतर और भी बड़ा है। वर्कफोर्स में पुरुषों की भागीदारी महिलाओं के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटने के लिए क्या किया गया है। देखिए, भारत ने इन असमानताओं को खत्म करने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया है। इसकी नींव हमारे संविधान में ही रखी गई है। हमारा संविधान न सिर्फ भेदभाव को गैर कानूनी बताता है, बल्कि वो सरकार को महिलाओं के लिए खास प्रावधान बनाने की इजाजत भी देता है। और फिर इसी संवैधानिक वादे को हकीकत में बदलने के लिए दशकों तक एक के बाद एक कई बड़े कानून लाए गए, जैसे 1961 का दहेज विरोधी कानून, 2005 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार और फिर 2023 का महिला आरक्षण बिल भी, जो राजनीति में उनकी हिस्सेदारी पक्की करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं होता। असल बदलाव के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। तो चलिए अब कुछ उन बड़ी सरकारी योजनाओं पर नजर डालते हैं जो इसी मकसद से बनाई गई हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का। ये स्कीम समस्या के जड़ पर काम करती है, यानी ये सुनिश्चित करना कि लड़कियों को जन्म लेने, सुरक्षित रहने और पढ़ने का पूरा मौका मिले। इसके अलावा और भी कई योजनाएं हैं जो सीधे सीधे आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर काम करती हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना जिससे करोड़ों महिलाओं को साफ ईंधन मिला, या स्टैंड अप इंडिया जिसने महिला उद्यमियों को आर्थिक मदद दी, और मातृवंदना योजना जो गर्भवती महिलाओं के पोषण का ख्याल रखती है। तो ठीक है, कानून भी हैं, योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन सब कोशिशों का असर क्या हुआ है? जमीनी हकीकत आज क्या कहती है? अच्छी खबर यह है कि बदलाव दिख रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मातृ मृत्यु दर, यानी बच्चे के जन्म के दौरान मां की मृत्यु की दर में भारी कमी आई है। मतलब आज 10 साल पहले के मुकाबले बच्चे को जन्म देना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। और ये सिर्फ स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है। आज महिलाएं उन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था। क्या किसी ने सोचा था कि भारत में दुनिया के औसत से 3 गुना ज्यादा महिला कमर्शियल पायलट होंगी? ये वाकई कमाल की बात है। तो इन सब बातों के बाद हम एक आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। कानून अपनी जगह हैं, प्रगति भी दिख रही है, पर क्या इतना काफी है? शायद सच्ची बराबरी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई वो कानूनों और योजनाओं से ज्यादा हमारी और समाज की सोच को बदलने की है।